नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया सफल। कहा, ईरान को आ जाना चाहिए शांति के रास्ते पर। इजरायल ने बंद की अपनी एयर स्पेस। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के कदम को बताया ऐतिहासिक। कहा, अमेरिका का साहसिक निर्णय बदल देगा इतिहास। नेतन्याहू ने कहा, शक्ति से ही आती है शांति। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। कल रात ईरान के मशहद से 290 भारतीय नागरिकों को लाया गया स्वदेश। अब तक 1117 भारतीय सुरक्षित लौटे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी एडीजीपी के साथ करेंगे सुरक्षा पर चर्चा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर परिसर की रखेंगे आधारशिला। और लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड की वापसी। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में भारत के 471 रन के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 209 रन। ओली पोप 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। जी हां, ईरान इजरायल संघर्ष से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां ईरान और इजरायल संघर्ष अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला किया है। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई भी दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद कर बधाई दी। आइए आपको सुनवाते हैं। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया में परमाणु खतरे से बचाना था। ट्रंप ने कहा कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। ट्रंप ने शेष बचे ठिकानों में से अधिकांश को कुछ ही मिनटों में नष्ट करने की बात कही है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than
we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. वहीं इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के हमले को साहसिक निर्णय बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति के लिए इस तरह के कदम को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का अमेरिका का साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा भी है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेषज्ञ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हैं और जेएनयू से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, नेतन्याहू की बात भी हमने सुनी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। वहीं ट्रंप की बात भी हमने सुनी जिन्होंने कहा कि शांति का समय अब आ गया है। शब्द तो आसानी से समझ में आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बयानों के पीछे अगर मंशा को हम समझें तो किस तरह से आप देखेंगे? बहुत धन्यवाद संध्या जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही है और वो है ईरान को चेतावनी देना। जो वो इसमें जो अमेरिका ने किया है, जो इन 3 ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की है, जो उसका जवाब वो किसी हमले से, चाहे अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर, नहीं करे। क्योंकि अगर वो करेंगे तो उसका जो और उत्तर होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसका मुआवजा ईरान को ही भरना पड़ेगा। तो ये संदेश है, जो शांति हमको स्ट्रेंथ से आती है, हम जितने ताकतवर हैं उसी से हम शांति को वहां पर कायम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा। और इन्होंने भी कहा, जो अभी बहुत हमने 3 जो सबसे बड़े उनके परमाणु बनाने वाले एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और जहां पर सेंट्रीफ्यूज हैं, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। परंतु अगर ईरान इसके ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि अमेरिका के काफ़ी 40-50 हज़ार वहाँ पर सैनिक हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला करेगा
तो फिर उसका जवाब उसको झेलना पड़ेगा और वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बात संध्या जी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो ईरान के लिए भी ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि अब जैसे कहते हैं बॉल इज इन ईरान्स कोर्ट, उसको निर्णय करना है। हालांकि उसने कह दिया है, देखिए बातें कहने के लिए बहुत कुछ होती हैं। जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था तब भी उन्होंने कहा था जो हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, कुछ नहीं कर पाए उसके बाद। तो बात कहना आसान है, करना इस समय ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है, और उसके साथ भी कोई नहीं ना आ रहा है ना आने की गुंजाइश है। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, परंतु ये धमकी दोनों देशों ने दी है, इजराइल ने और अमेरिका ने। अगर आप कुछ करने का दुस्साहस करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। जी, हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुबह भी आप बता रहे थे कि तीनों ही देशों की तरफ से अपने अपने बयान आ गए हैं, अब इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देश नजर आ रहे हैं? युद्ध के हालात, युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं? देखिए, स्थिति बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ी है। अब देखना ये होगा कि जैसे एम्बेसडर सजनहार कह रहे थे कि अगला रिस्पॉन्स क्या होता है ईरान का। जैसे वो कह रहे थे कि कहने को तो आप कई बार ऑप्टिक्स के लिए कहते हैं, पर करते आप वही हैं जो आपके बस में होता है। बस में रियलिटी ये है कि अमेरिकन और इजरायली माइट के खिलाफ ईरान कहीं खड़ा नहीं होता मिलिटरीली। पर ईरान अपने डिवाइसेस का एक प्रिजनर है। जिस तरह की रेटरिक उसने रेज की है, सुप्रीम लीडर ने भी ये कहा है कि वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय द अमेरिकन्स एंड इफ द अमेरिकन स्टेप इनटू दिस, फिर वो देख लें कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की रेटरिक उन्होंने यूज की है। अरागची को अगर आप देखें, उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम डायलॉग डिप्लोमेसी करने को तैयार हैं, पहले इजराइल ये बंद करे। ये जिनेवा में उन्होंने कल ही परसों ही कहा था, कल भी उन्होंने रीइटरेट किया। यूरोप के डिप्लोमेट से वो मिले, फॉरेन मिनिस्टर से वो मिले, और उन्होंने भी उनके ऊपर प्रिवेल अपॉन करने की कोशिश की। तो अरागची ने एक थोड़ा सा बीच का लाइन लिया और कहा कि देखें, इजरायली अटैक्स जब तक नहीं बंद होते तो फिर हम ये बंद नहीं करेंगे या डिप्लोमेसी में एंगेज नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि अब अमेरिका के अटैक के बाद इजरायली और अमेरिकन ने कह दिया कि जी अच्छा, हम बंद करने को तैयार हैं, आप एस्केलेट ना करें। अगर आप करेंगे फिर आपको हम ऐसे हिट करेंगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। अल्फाज मेरे हैं, पर सेंटिमेंट यही कन्वे किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब आप शांति की तरफ जाएं और नाउ इज द मोमेंट ऑफ पीस। पर अगर आप एस्केलेट करते हैं, इट विल बी लॉट इजियर फॉर अस टू हिट यू एंड वील हिट यू इन अ मोर ग्रेव वे। तो ये धमकी दी है। मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ईरान दिखना चाहेगा कुछ अटैक करते हुए। अब पता नहीं अमरीकी बेसिस को बहरीन में अटैक करता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ फायरवर्क्स करता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां से 30% ग्लोबल फ्यूल जो सप्लाई चेन्स है वहां से पास करती हैं। उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, ऑयल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट होगा, या इजराइल के टारगेट्स को हिट करता है। उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनके पास मिसाइल्स अभी भी हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज, चाहे उनकी जो अगर डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो गई हैं, अगर नहीं भी हुई तो काफी डैमेज तो जरूर हुआ होगा, पर मिसाइल्स तो उनके पास हैं। उनका फिजाइया अभी भी स्ट्रांग है, उनकी एयरफोर्स अभी भी स्ट्रांग है। ईडी सिस्टम्स B-2 बॉम्बर्स को नहीं डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं है कि ईरान खत्म ही हो गया है। अब ये देखना होगा कि IRGC क्या स्टैंड लेती है, डिप्लोमेसी किधर को जाती है। मेरा अपना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जाती असेसमेंट ये है कि वो कुछ करते हुए देखना चाहेंगे इससे पहले कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। जी संध्या, बिल्कुल। हमारे साथ इस चर्चा में JNU से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इजराइल का बयान आया, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया, दोनों ही बयानों में खासतौर पर शांति की बात हमने देखी, लेकिन क्या वाकई अब आप देख पा रहे हैं कि शांति के बादल कहीं ना कहीं मंडराने लगे हैं आसपास? जी संध्या जी, धन्यवाद। पहली बात तो। दूसरी बात देखिए,
कहीं पे शांति की तो बात आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कोई भी इश्यू है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत कुछ हद तक डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से रिजॉल्व नहीं हो रहे। जो दौर दिखाई दे रहा है वो एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी का दौर दिखाई दे रहा है कि पहले आप स्ट्राइक कीजिए, कोर्स कीजिए, आप दबाव में लेके आइए। वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में भी दिखाई दिया, वो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी दिखाई दिया, और आप ये देखिए कि जब ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी का दौर है। और इसमें जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया हमारे ईरान पे, तो एक तरीके से दबावकारी एक नीति को अपनाया है कि आप या तो आप नेगोशिएशन टेबल पर आइए, या तो आप सिविल न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपके जो अभी जो 3 बेसिस पे 3 न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र केंद्रों पे जो अटैक हुआ है वो आगे भी बढ़ेंगे, और आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको कहेंगे कि मोस्ट डेंजरस प्रोग्राम जिसको आज के दिन संज्ञा दी जाती है, तो उसको हम आगे भी नेस्ताबूद करेंगे। यानी कि एक तरीके से ऑफेंसिव रियलिज्म की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सेल्फ हेल्प की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कोई महत्ता नहीं रही है। बात आती है दूसरा कि जो नेतन्याहू ने भी ये बात अपने अभी भाषण में कही कि ना केवल मोस्ट डेंजरस वेपन, ये साथ साथ मान के चलिए कि ये जो ईरान की जो रिजीम है वो भी मोस्ट डेंजरस रिजीम है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट इनका रहेगा, अगर खामनेई नेगोशिएशन पे आते और एक्सेप्ट कर लेते, जो कि मुझे उसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। जो संघर्ष पिछले कई वर्षों से जो चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, जो इतने बड़े सैंक्शंस झेले हैं, तो वो न्यूक्लियर इश्यूज को लेके झेले हैं, और मुझे नहीं लगता कि खामनेई इतनी आसानी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप कर देंगे। हालांकि उन्होंने इंडिकेट किया है कि हम सिविल पर्पज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम डायलॉग और डिस्कशंस के लिए, लेकिन हकीकत में वो मुझे नहीं लगता कि खामनेई कहीं से भी इस बात का इरादा रखते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप कर देंगे। और अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप नहीं करते तो ये बात मान के चलिए कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इजराइल और अमेरिका का वो खामनेई होगा, वो वही हासिल करना चाहेंगे जो इराक में सद्दाम हुसैन का किया। हालांकि स्थिति वो नहीं है, आज के दिन स्थिति इतनी आसान नहीं है। ईरान काफ़ी एडवांस है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में, ड्रोन में, और ये बात मान के चलिए कि उनका अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया और चीन के साथ है। वो अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं शामिल होंगे तो परोक्ष रूप से वो जरूर चाहेंगे कि अमेरिका और इजराइल को वहाँ पे मिडिल ईस्ट में उलझा दे, ताकि रशिया को भी एक रिलीफ मिले यूक्रेन में, जो यूक्रेन में वो संघर्ष कर रहा है। तो ये कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं कि जो ईरान को बेसिकली डिस्टेबलाइज करने, और ईरान को कहीं ऑक्सीजन भी मिल रहा है, कहीं पे उनको डैमेज भी हो रहा है। देखिए, 2 एक्सक्यूज, बहुत बड़े एक्सक्यूज मिले हैं, जो इजराइल को मिला आतंकवाद का, और आतंकवाद के माध्यम से जो उसके प्रॉक्सीज को हमास और हुती, हिजबुल्लाह और इन्होंने, लेकिन हुती ने अभी इंडिकेट किया कि अगर अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है ईरान पे तो निश्चित रूप से हम जो भूमध्य सागर है और जो एरिया है जहाँ पे अमेरिकन बेड़ा है और अमेरिकन जो ट्रेडिंग बेसिस हैं उन पे हम अटैक करेंगे। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने की कगार पे है, क्योंकि ये प्रॉक्सी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा तो आतंकवाद एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज और बहुत बड़ा एक मिला मुद्दा है, जो खामनेई के जाने से मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो इस्लाम और इस्लामिस्ट आतंकवाद की जो बात होती है वो शीतल पड़ेगा। और दूसरा जो पहलू आता है कि जो जिसके आधार पे अभी जो स्ट्राइक हुआ है उनके 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, वो न्यूक्लियर इशू है, और उसके आधार पे अमेरिका आगे बढ़ रहा है कि हम दुनिया को खतरे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। और हमने देख लिया कि ईरान एक रॉक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान एक रॉक स्टेट है, और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी आड़ में आतंकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वो हालात ईरान के नहीं हो तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये बाकी कंट्रीज भी चाहेंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर संयंत्र है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, वो खत्म हो जाए, ताकि वो एक तरीके से जो सिक्योरिटी एक डिलेमा बना हुआ है, एक इनसिक्योरिटी को आगे बढ़ा रहा है,
जो ईरान वो शांति की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अभी कोर्सिव डिप्लोमेसी का दौर है और इसमें अभी भी मुझे लगता है कि बाकी स्ट्राइक्स बाकी है। ईरान भी निश्चित रूप से स्ट्राइक करेगा और अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से भी अमेरिका और ईरान को तकलीफ देने का प्रयास करेगा, लेकिन इसमें इनकी पार नहीं पड़ने वाली, ये बात। बिल्कुल संजय जी, डिप्लोमेसी का दौर है। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल भी हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से संजय जी बता रहे हैं कि डिप्लोमेसी का दौर है, तो आप भविष्य को किस तरह से आप देख पा रहे हैं, किस तरह से इस संघर्ष को देख पा रहे हैं? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके लाभ और इसके नुकसान, लाभ तो हालांकि संघर्ष में कभी किसी देश को मिलता नहीं, लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप इसके नुकसान देख पा रहे हैं? अगर एस्केलेट करती है तो नुकसान होगा जी। वेस्ट एशिया ऑलरेडी दुनिया एक जंग से जूझ रही है, यूक्रेन रशिया से। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे इम्पैक्ट, फूड बास्केट पे इम्पैक्ट हमने देखा। दूसरी जंग दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती है। वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज होगा, रीजन डिस्टेबलाइज होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन्स है उन पे असर पड़ेगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अटैक होती है, ऑयल प्राइसेस एस्केलेट कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो अगर ये एस्केलेट होता है, ये किसी के मफाद में नहीं है। हो सकता है ईरान या इजराइल के शायद कुछ लिमिटेड मुफाद में हो, उनके अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं। अगर ईरान डेसिमेट होता है या रेजीम चेंज होती है तो इट ऑगर्स वेल फॉर इजराइल। नेतन्याहू साहब अपनी इमेज अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और बोल्स्टर कर पाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मैन ऑफ पीस दिखा पाएंगे कि जी मैंने पीस थ्रू स्ट्रेंथ अचीव कर ली है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। और शायद अपनी नोबेल प्राइज की दावेदारी और मजबूत कर पाए। पर उसके अलावा तो दुनिया को नुकसान ही है जी, पूरे रीजन को नुकसान है, रीजन डिस्टेबलाइज होगा जी। बिल्कुल अमृतपाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष लगातार जारी है और उसमें अमेरिका की तरफ से डायरेक्ट जिस तरह से एंट्री हुई है, उसके नुकसान अब किस तरह से नज़र आ रहे हैं और जो संघर्ष है किस दिशा में लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी और जेएनयू से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये संघर्ष लगातार हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ऐसे में हूती विद्रोहियों की जो उनकी प्रतिक्रिया है वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या हूतियों की तरफ से भी अब किसी तरह का कोई आक्रामक कदम उठाया जा सकता है? जी धन्यवाद संध्या जी इस प्रश्न के लिए। आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो ये प्रॉक्सीज हैं, ये सारी प्रॉक्सीज ईरान की हैं। जो ये आतंकी गुट हैं, छोटे छोटे गुट हैं, ये ईरान ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं इजराइल के चारों तरफ। उन्होंने हमास को एक तरफ रखा था, हिजबुल्लाह को लेबनान में रखा था, हमास को गाजा में और हूती को यमन में रखा, जिससे कि वो हमेशा से, जब से ये इस्लामिक स्टेट आई है ईरान की 1979 में, इमाम खोमेनी वहाँ से पेरिस से वापस लौटे, तब से उनका यही मंशा रही है जो इजराइल को वो कहते हैं जो हम विश्व के नक्शे से उसको मिटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। और इसी के लिए ईरान बहुत समय से ये प्रयास करता रहा है। उसके चारों तरफ ये उसने इनको सभी को जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको लगाया है। और इसी के लिए इजराइल को ये लगता है जो अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, परमाणु अस्त्र आ जाता है, तो वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। तो मैं नहीं समझता हूं, देखिए जैसे कुछ कमेंट किए गए जो इजराइल ने आतंकवाद का क्या लिया, एक्सक्यूज लिया है इसका
तो ये एक्सक्यूज नहीं है। देखिए 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के ऊपर, हमास का जो हमला हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की, और उससे अपने को वो उसने बचाने के लिए जो हमला किया। अब ये बातचीत हो सकती है जो उसका जो हमला था हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर, वो प्रोपोर्शनेट था या नहीं था, उसको कम करना चाहिए था, और जो रिलीफ वहां पर जानी चाहिए लोगों के लिए वो जानी चाहिए या नहीं। देखिए ये सब प्रश्न हो सकते हैं, परंतु उसके ऊपर हमास ने हमला किया, उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने भी हमला किया, और जो आपका प्रश्न है वो हूती ने भी, ये सभी जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उसने भी हमला किया। और अभी मैं समझता हूं जो वो कर सकता है, परंतु उनके काफी हद तक इजराइल ने इन सभी को डिग्रेड कर दिया है। हूती के विरुद्ध भी अमेरिका ने काफी उनके विरुद्ध एक्शन लिया है और काफी उनको वो डिग्रेड कर दिया है। तो मैं समझता हूं जो वो प्रयास तो जरूर करेंगे, और ईरान के पास भी ठीक है क्षमता हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, अगर वो मार देते हैं। अभी भी उन्होंने पहले दिन 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी इजराइल के विरुद्ध, फिर 100, फिर 75, फिर 50 वगैरह करते गए। पर देखिए वो कर सकते हैं, और इजराइल को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उनको भी नुकसान हो सकता है। परंतु अगर दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका साथ में मिलकर आते हैं तो वो तो ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में सक्षम है। और जो ये कहते हैं ना लोग, जो ये इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, रूस है, चीन है, मेरे विचार से देखिए, या और कोई क्षेत्र में और कोई लोग हों, वो उनके सहायता में कोई इसमें पड़ने के लिए राजी नहीं है। तो इसीलिए ये चेतावनी दे दी गई है संध्या जी, जो अगर ईरान इससे आगे नहीं बढ़ता है तो वो भी इसके आगे कदम नहीं उठाएंगे, अमेरिका कदम नहीं उठाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपके पहले प्रश्न के उत्तर में, अब बिल्कुल ये सब बात ईरान के पाले में है, जो वो किस प्रकार से करेगा। और मैं अमृतपाल से इसमें सहमत हूं। जो देखिए प्रोफॉर्मा अपना, जिसे कहते हैं ना फेस सेविंग, अपनी शक्ल बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए इस क्षेत्र में वो कुछ कर सकता है, सिंबॉलिक कुछ अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। मेरे विचार से अमेरिका के ऊपर तो नहीं करेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो नहीं रोकेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने से ये बात बहुत ही आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 20%, 25% जो तेल है पूरे विश्व की जो जरूरत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आती है। तो उसके जो संबंध हैं इन सभी देशों से, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, जिनका तेल वहां से जाता है, उनके साथ भी संबंध खराब होंगे। और ये जो बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका, इजराइल और भारत, चीन, जापान, ये तो सब जो तेल आता है उनका वहीं से आता है, तो उन सब के लिए दिक्कत होगी। तो ईरान अपने लिए उन देशों के साथ भी मुश्किल मोल ले लेगा। तो वो मेरे विचार से इतनी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाला नहीं है। कुछ प्रोफॉर्मा सिंबॉलिकली कुछ वो अटैक कर दे तो वो जरूर कर सकता है, परंतु कोई मेरे विचार से बड़ा अटैक अगर वो करेगा तो उसका पूरी तरीके से उसको नुकसान भरना पड़ेगा। बिल्कुल, इस चर्चा में प्रोफेसर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि रेड सी, लाल सागर की स्थिति को इस संघर्ष के माध्यम से अब आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं अब बदले की कार्रवाई तो करेगा। क्या संभावना ये भी हो सकती है कि अमेरिकी जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ईरान शांति से नहीं बैठने वाला। ये बात मान के चलिए कि ना केवल ये कहा जाता है कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, मुझे लगता है कि बराबर रूप से अब ईरान के अपने वर्चस्व और अपना अस्तित्व जो मिडिल ईस्ट में बनाया हुआ है उसके लिए भी खामनेई है, या उनका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके लिए सीधा सीधा खतरा है, अस्तित्व को खतरा है। तो निश्चित रूप से वो रिटेलिएट बड़े मात्रा में करेगा। देखिए, जहाँ तक अमेरिका है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। अमेरिका चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, चाहे वो लोकतंत्र का विषय हो, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ के देखता है। और अमेरिका पे भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि बहुत वाजिब होगा। अमेरिका के आतंकवाद पे भी दोहरे मापदंड है। वो एक तरफ इजराइल पे जो अटैक हुआ हमास का, उसको आतंकवाद मानता है, और दूसरी तरफ जो भारत पे पहलगाम में हुआ तो मुनीर के साथ बैठ के लंच ले रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। तो उनके जो दोहरे मापदंड है आतंकवाद को, वो हमको समझना चाहिए। अमेरिका के साथ हमको आंख बंद करके खड़ा होना मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। दूसरी बात, जहां तक
इजराइल की बात है और इजराइल पे अटैक हुआ है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो उनका अपना एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है कि भाई फलस्तीन और इजराइल दोनों के अस्तित्व को एक्सेप्ट किया जाए, ये केस भारत के संदर्भ में लागू नहीं होता है। भारत पे जो आतंकवाद हो रहा है वो भारत का अपना इंटरनल टेरिटरी है, उसको लेके पाकिस्तान आतंकवाद बार बार करता है और अमेरिका इस बात को नहीं समझता और क्लेम करता है कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने न्यूक्लियर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये बेसिकली ईरान, और दूसरी एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए इजराइल निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर की बात हो, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो, सेंट्रल एशिया के लिए हमारा एक तरीके से एंट्री पॉइंट है, अफगानिस्तान के लिए एक तरीके से एंट्री पॉइंट है, और हम रशिया से भी कनेक्ट होने की बात है। दूसरा कि हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ट्रेड जो हम करते हैं, एनर्जी ट्रेड जो हमारा ईरान के साथ में रहता है, तो और हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो ग्वादार पोर्ट में हमने इन्वेस्टमेंट, चाबार पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट हमने करने का किया है, तो निश्चित रूप से हम ईरान के साथ में हमारा अपना इकोनॉमिक और अपना स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से निश्चित रूप से हम नहीं चाहते कि ये मिडिल ईस्ट में अशांति हो, और हमारा हम खाली ईरान, निश्चित रूप से ईरान का भी एक इजराइल का भी एक फैक्टर है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इजराइल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मेरा साफ सबमिशन ये है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, भारत के लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर्थिक भागीदारी की बात हो या स्ट्रेटेजिक भागीदारी की बात हो, और दोनों का अपना एक महत्व है। हम नहीं चाहते कि कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना उस लेवल तक जाए कि वो पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे एशियन कंट्री, जो ग्लोबल साउथ का जो अपना एक विजन है, उस पे किसी तरीके का आघात हो। तो हमको हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है वो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिवली हमको आगे बढ़ना चाहिए, और अमेरिका जिस तरीके से ट्रैक करने का कोशिश करता है, हर कंट्रीज को अपने प्रॉक्सीज के रूप में इस्तेमाल करता है, और जब उनको सुविधा होती है तब वो विड्रॉ कर लेते हैं। ये बात अमेरिका, यूरोप के साथ भी अमेरिका ने करने का प्रयास किया, जब वो रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहा था, सीधा रशिया के साथ कर रहा था, और यूरोप को साइडलाइन करने का प्रयास किया, तो यूरोप ने असर्ट किया। तो ये बात हमको भी ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, चाहे लोकतंत्र का, अमेरिका के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र और बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं था। तो ये दोहरे मापदंड जो हैं वो भारत को और बाकी जो देश हैं जो ग्लोबल साउथ की वॉइस बने हुए हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, और एक जो स्ट्रांग लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, तो निश्चित रूप से हमको अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना चाहिए, और इस तरीके से ब्लाइंडली अप्रूवल देना कि यस आप न्यूक्लियर इश्यूज को या आतंकवाद को हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, ये मुझे लगता है कि भारत के लॉन्ग स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, वो उसके लिए घातक होगा। और ये बात भी है कि हमको जस्ट सोसाइटी की तरफ खड़ा होना चाहिए, ना कि एक पीसफुल कि आप कोर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से, स्ट्राइक के माध्यम से आप पीस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो ये कई मुद्दे हैं जिसको राइट पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत के अपने भी ठीक होंगे, और जो ग्लोबल साउथ और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसपे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रोफेसर संजय भी बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अशांति है वो बाकी जिन देशों में शांति है उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, आप कैसे आंक पा रहे हैं इसको? अगर ये और भी अशांति के दौर से गुजरता है ईरान और इजराइल का संघर्ष, तो मिडिल ईस्ट के हालात को किस तरह से आप बनते और बिगड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया का एक कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस हब है, और मिडिल ईस्ट से ही सारे दुनिया के अधिकांश देशों की जो एनर्जी है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चूंकि मिडिल ईस्ट में भी एक धारणा बन रही थी कि किस हद तक ये तेल और गैस बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, इसलिए कुछ देशों ने सोलर एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया, कुछ देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया, और इसी की आड़ लेकर ईरान पे आरोप है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ लेकर वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो निश्चित तौर पे अभी जो स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट एकदम ठहर के देख रहा है कि क्या हो रहा है। अभी सऊदी अरब का एक स्टेटमेंट आया है,
सऊदी अरब के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि वहां से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, इसलिए रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। मतलब यह है कि एक अमेरिका को एक क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है सऊदी अरब की तरफ से कि अमेरिका ने जो ये कार्रवाई की है एटॉमिक प्लांट पे, उस एटॉमिक प्लांट पे क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उस पर कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ है। मतलब अमेरिका ने कोई क्षेत्रीय सुरक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। यह जो है मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश सऊदी अरब की तरफ से बयान है। तो आप सोच सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड करवा रहे थे जो इजराइल और उस इलाके के अन्य मुस्लिम देशों के बीच में, उस अब्राहम अकॉर्ड का एक नतीजा मान सकते हैं कि उस अब्राहम अकॉर्ड का नतीजा ये है कि आज सऊदी अरब इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि अमेरिका जो है जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका की कार्रवाई से कोई रेडिएशन नहीं पैदा हुआ है। दूसरी बात यह कि देखिए जो वह इलाका जो है अरब सागर का इलाका भी है, और भारत की जहां तक बात है तो भारत का ईरान में चाबहार पोर्ट है, और उसके बाद उस चाबहार पोर्ट से हम पूरे सेंट्रल एशिया में प्रवेश करते हैं। तो उस इलाके में कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दोनों के खिलाफ है। अब इसीलिए हमेशा भारत की तरफ से यह बयान दिया जाता रहा कि जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहिए। हालांकि भारत ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया कि ईरान जो अगर कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहा है तो उचित है। भारत ने हमेशा कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते आपने किए हैं उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन कीजिए, और उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए जो तरीका है वो परसुएशन का तरीका है, क्योंकि सारे देश जो है सार्वभौम है, सॉवरेन कंट्री है सारे, उनको अपने नागरिकों की हित भी करनी पड़ती है। और जो हर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में एक ये उसूल होता है, क्लॉज होता है कि अगर उनकी सुरक्षा पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई खतरा होगा तो किसी समझौते से वे बाहर आ सकते हैं। हमेशा हर समझौते में, अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ये व्यवस्था रहती है। अभी आपने देखा कि ईरान ने हमारे नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए एयर स्पेस को फ्री कर दिया, खोल दिया, एयर स्पेस को खोल दिया। 3 दिन से हमारे नागरिक वहां से आ रहे थे। तो इस तरह के जेस्चर भी है कि हमारा जो संबंध है ईरान से भी बहुत है। इजराइल के साथ जहां तक की बात है तो इजराइल के साथ हमारे संबंध जो सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, सारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इस पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस होता है तो निश्चित तौर पे हमारे भी हित प्रभावित होंगे। इसलिए दुनिया की जो शांति प्रिय देश है, जिनका जो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो हित है प्रभावित नहीं हो, क्योंकि ये जो बड़े देश है, जो ताकतवर देश है, उन ताकतवर देश के अपने अहम के टकराव में हमेशा ग्लोबल साउथ के हित प्रभावित होते हैं। और भारत लगातार यही कोशिश करता है कि ग्लोबल साउथ के नजरिए से अमेरिका के सामने, या अभी G7 में गए प्रधानमंत्री, वहां पे भी सारी बातें ऐसी रखी जाए ताकि ग्लोबल साउथ जो अभी विकास के दौर में है, ग्लोबल साउथ चाहता है कि वहां विकास हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहां स्थितियां ऐसी हो कि ग्लोबल साउथ जो मेन स्ट्रीम है वेस्ट का, अमेरिका का, उस मेन स्ट्रीम के साथ कदम से कदम मिला के रहे। और ऐसे भी ये जो अहम के टकराव हो रहे हैं विकसित देशों के, उन अहम के टकराव के कारण ग्लोबल साउथ के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईरान का मामला अगर ज्यादा बढ़ता है तो सबके हित प्रभावित होंगे। और जो मुझे यह समझ में आता है कि जो अमेरिका का अभी जो प्रयास है और वेस्ट उसके साथ है, बयान भले अलग अलग देते हो कि पूरा ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन वो करना चाहते हैं, ईरान के पास कोई भी एटॉमिक शक्ति रहे, ये नहीं चाहता है वेस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका जब आजाद हुआ तो उसके पास जो न्यूक्लियर ताकत थी उस सारे न्यूक्लियर ताकत को खत्म कराया गया, उसके पास जो एक न्यूक्लियर वेपन थे। तो इसी दिशा में अभी ईरान की भी स्थिति होने वाली है। और खामनेई की जहां तक बात है तो खामनेई के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनना शुरू कर दिया है। तो अब अगर बात आगे बढ़ गई तो खामनेई की जीवन पर भी सुरक्षा का सवाल है। तो यही बहुत ही फ्लक्स की स्थिति है और अगला 48 घंटा बताएगा कि किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में ईरान किस हद तक संकेत देता है वेस्ट को कि क्या वो करना चाहता है। जी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से संघर्ष और आज जिस तरह से अमेरिका की इसमें डायरेक्ट एंट्री हुई है उसको लेकर के अब किस तरह से तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण स्थिति और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस पर विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी और JNU से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता के लिए सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से भी कहा गया है, अमेरिका की ओर लेकर के कहा गया है कि स्थिति जो है वो चिंताजनक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक डिप्लोमेसी के तौर पर किस तरह से इसको समझा जाए? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए पूरी विश्व के लिए ये चिंता का विषय है और इसीलिए कोई भी लोग ये नहीं चाहते थे जो अमेरिका इसमें एंट्री करे, क्योंकि अगर अमेरिका एंट्री करेगा ईरान का ज़रूर उसके ऊपर पलटवार होगा। और जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया है, अखिलेश सुमन जी ने बताया, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो वहाँ पर अगर अशांति होती है तो और देशों के लिए तो मुश्किल होगी संध्या जी, भारत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि देखिए भारत के वहां पर कितने हित हैं, न केवल बायलैटरली द्विपक्षीय, आप अगर द्विपक्षीय, अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा बताया है, जो वहां पर चाबहार है, वहां से कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के लिए, मध्य एशिया के देशों के लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए कितना वो है। हम पहले वहां से करीब 10-12% ईरान से अपनी तेल की आपूर्ति कराते थे। जब राष्ट्रपति ट्रंप पहले अपने टर्म में आए 2018-2019 में, तब से हमने वहां से तेल लेना बंद कर दिया है। इजराइल से हमारे कितने अच्छे संबंध हैं। जब ये भी पहलगाम का आतंकी हमला हुआ हमारे ऊपर, इजराइल एक पूरी तरीके से भारत के साथ आकर खड़ा हुआ और उसने कहा जो कुछ भी एक्शन भारत को करना है, भारत बिल्कुल उसके लिए एंटाइटल्ड है और इजराइल उसके साथ खड़ा है, उसके साथ काम करने के लिए। और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वेपनरी हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, बहुत चीजें वो सप्लाई करता है एग्रीकल्चर में और कितने क्षेत्रों में, वाटर प्योरिफिकेशन, कितने क्षेत्रों में, इकोनॉमी में भी हमारी साथ। द्विपक्षीय चीजें अलग बात है, परंतु अगर हम देखते हैं जो ये अगर जो हमला होता है और इससे ये क्षेत्रीय फ्लैगरेशन बन जाता है, हमारे वहां पर 90 लाख लोग हैं, वहां से हमको रेमिटेंस भेजते हैं करीब 75-80 बिलियन डॉलर का एक साल में, जो हमको करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां पर ये जो UAE और सऊदी अरेबिया हमारा तीसरा नंबर और चौथे नंबर पर हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, वहां से बहुत सारा हमारा निवेश आता है और ये हमारा जो इनके साथ जो खाड़ी के देश हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं, जब से ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है उनमें एकदम काया पलट हुई है। तो वो हर क्षेत्र से, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्षेत्र से, ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सऊदी अरेबिया से, इराक से, कुवैत से कितना तेल आता है, कतर से कितनी गैस आती है हमारे पास। तो इसीलिए वहां पर अगर किसी प्रकार की संध्या जी अशांति फैलती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके बाद एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट ने कही, अखिलेश जी ने भी बड़े अच्छी तरीके से इसको समझाया, जो कोई इजराइल नहीं चाहता ईरान के पास परमाणु अस्त्र हो, अमेरिका नहीं चाहता, वेस्टर्न देश नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे विश्व में एक देश ऐसा नहीं है जो चाहता हो जो ईरान अपने लिए परमाणु अस्त्र बनाए, क्योंकि इससे बहुत ही इंस्टेबिलिटी होगी। देखिए दो चीजें बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये मालूम है जो सारे जो आतंकी गुट हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है और जो है सीरिया में है, इराक में है, ये सब ईरान के द्वारा वहां पर उपजाए हुए हैं। अगर ईरान के पास कोई परमाणु अस्त्र आता है तो इसको देर नहीं लगेगी जो ये इन गुटों के पास भी पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर उसके पास परमाणु अस्त्र आता है
तो ये सब जो चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहीं ना कहीं खतरा भी बनता हुआ नजर आएगा। खतरा भी बनता है, उनमें होड़ लगेगी जो वो भी अपने परमाणु अस्त्र लेना चाहेंगे। तो इसीलिए भारत भी नहीं चाहता है जो ईरान के पास परमाणु, ये हम आपके सुनने वालों देखने वालों को याद रखना चाहिए, भारत नहीं चाहता है जो पूरे विश्व में कोई भी और देश परमाणु अस्त्र बना पाए। जी बिल्कुल, कोई भी देश नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु संयंत्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रोफेसर संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे अखिलेश सुमन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आपको बता दें कि ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला भी जारी है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वो निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दे। इसका नतीजा अब तक 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1100 यानी 1100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। और इसी कड़ी में माशहद से महन एयरलाइंस की एयरबेस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। DD न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने कुछ लौटे हुए नागरिकों से खास बातचीत की है। उन्होंने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तानें साझा की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे, इवन कि कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में। तो बहुत पैनिक्स थी हमारे साथ, जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपने आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरी थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के सेफ कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं, हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन भी वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोगों की खिदमत की, जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा। झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत
समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी, वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे, तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहां से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहां से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसके श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। और खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और सुरक्षा बलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रहने और अपने राज्यों के इलाकों में सैन्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वो वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। 23 जून को गृह मंत्री अबुझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। वहीं इसके बाद वो नारायणपुर के इरगभट्टे स्थित BSF कैंप पहुंचकर जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर जो दौरा है, छत्तीसगढ़ जो दौरा होने वाला है, कई मायनों में बेहद ही खास है, क्योंकि नक्सलवाद मुक्त भारत का निर्माण करना है। अगले साल तक नक्सल मुक्त भारत बनेगा। इसको लेकर के आज बहुत अहम मूल मंत्र भी गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। जी, मैं आपको बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बजे के लगभग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचेंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और दूसरा, जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक भी लेंगे। उग्रवाद जो नक्सलियों को लेकर जो बैठक है, उस पे जो तमाम अधिकारी, जो अलग राज्यों के DGP हैं, ADG हैं, वो तमाम अधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। और जो दूसरा दिन जो कार्यक्रम है अमित शाह जी का, अबुझमाड़ के नारायण जिले में जो अबुझमाड़ के क्षेत्र में वो दौरा करेंगे और स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और जो BSF का कैंप है, BSF केंद्र भी अमित शाह पहुंचेंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो अबुझमाड़ का क्षेत्र है, पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री उस इलाके में माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अबुझमाड़ का क्षेत्र है, अबुझमाड़ 4000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र फैला हुआ है। अबुझमाड़ में कितनी नदियां हैं, कितने सड़कें हैं, कितने घर हैं, ये आज तक कभी किसी ने नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन पहली बार सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में कैंप स्थापित कर दिया है। अगर मैं बात करूं पिछले 15 महीनों की, तो सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में लगातार जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी करें, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मैं एक आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों में अगर मैं बताऊं तो सुरक्षा बलों को करीबन जो सफलता मिली है, 400 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर पे मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। करीबन 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1000 से जो ज्यादा है नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा काफी खास है। जो छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं, जिस तरह से जब पिछले अप्रैल महीने में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर पंडुम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था
कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है, या 2026 तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों का कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको महत्वपूर्ण बात जो बताऊं, जो अमित शाह जी जो अबुझमाड़ के इलाके में जाएंगे, नियत योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 15 अप्रैल से शुरू की गई थी, नियत लार योजना का मतलब होता है जो ऐसे इलाके जो विकास के कार्यों से कोसों दूर थे, जिस इलाके में विकास नहीं पहुंच पाया था, उस इलाके में राज्य सरकार विकास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जिस तरह से सड़क बनने हो, स्कूल बनने हो, उनके लिए आवास बनने हो, तो ये नियत योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। और आज जिस तरह से अमित शाह जो तमाम आसपास के जो राज्य के जो डीजीपी आएंगे, एडीजी आएंगे, उनसे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बैठक भी होगी। और जो अमित शाह जब अबुझमाड़ पहुंचेंगे, बीएसएफ कैंप में पहुंचेंगे, तो सुरक्षा बलों के साथ भोजन भी करेंगे और उनसे ये जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है, इन तमाम विषयों पर वो चर्चा भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा है वो कई मायनों में बेहद खास और अहम रहने वाला है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।